हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के सेकंड लेक्चर में हैं हम आज। और आज का टॉपिक है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, रैंक, नलिटी, बेसिस एंड डायमेंशंस। ओके, सो हम इस पे एक बार देख लेते हैं क्या है। एक डिस्क्लेमर दे दूं वीडियो चालू होने से पहले, दैट द वीडियो कंटेंट हैज बीन मेड अवेलेबल ओनली फॉर इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We do not make any representation or warranties with respect to the accuracy, applicability, fitness or completeness of the video content. Okay, हम चालू करते हैं हमारा वीडियो। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का बेसिकली मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स, दैट इज से मैट्रिक्स A, और अगर यहाँ पे Ax इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन निकालें और वो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन आए, मान लीजिए A मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, और अगर हम x की बात कर रहे हैं तो x हो गया एक 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर x के तीनों एलिमेंट 0 0 0 आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स A आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका हम एक और मतलब ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास n वेक्टर्स है इन Rm स्पेस। ओके, सो अगर x1 v1 plus x2 v2 एंड सो ऑन इक्वल टू 0 का ओनली सॉल्यूशन है x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 एंड सो ऑन इक्वल टू xn ऑल इक्वल टू 0, दैट इज इट हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे ये जो वेक्टर्स है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बेसिकली इसका यही मतलब हुआ कि कोई भी एक वेक्टर को हम किसी और वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का क्या मतलब होता है कि जो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। सिंपल सा यही मतलब है। इसमें हम एक और चीज देख लेते हैं। अगर हम मान लीजिए हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, अगर उसमें कोई एक वेक्टर है से vi, अगर vi इक्वल टू 0 है तो एक्स आई वी आई, हम मान लीजिए वी आई के अलावा मान लेते हैं कि बाकी सारे जो वेक्टर्स हैं वो हो गए आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कुछ टाइम के लिए, तो जो वी आई है उसमें हम कोई भी एक्स आई से मल्टीप्लाई करें, वो तो एक्स आई वी आई का जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो हमेशा हमें जीरो देगा, और बाकी सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो जीरो हो गए। तो एक्स आई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन तो बना नहीं। तो इसके लिए इस वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और एक और बात, अगर हमारे पास n वेक्टर्स इन Rm, दैट इज n विथ n ग्रेटर देन m, देन इट इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। ये हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए n वेक्टर्स इन Rm है, मतलब हमारे पास एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। अगर हम उसका रिड्यूस एक्लन फॉर्म, सॉरी रो एक्लन फॉर्म निकालते हैं तो हमें ये मिलेगा कि हर रो के पास कम से कम एक न एक, वी कैन से एक ना एक, यहाँ पे एक और बात, जो n वेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं n कॉलम्स, और Rm स्पेस मतलब m नंबर ऑफ रोज हो गए। ओके, तो n ग्रेटर देन m है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज है। तो मतलब अगर हम रो एक्लन फॉर्म निकालते हैं तो हर एक रो में मिनिमम, अगर हम मान रहे हैं कि एक पाइवट पोजीशन आ रही है, तो फिर भी कई कॉलम्स ऐसे बच जाएंगे जिसमें पाइवट पोजीशंस नहीं है, तो फ्री वेरिएबल्स हो गए। अब फ्री वेरिएबल्स हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो स्केलर हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एनीथिंग अलाउ जीरो भी हो सकता है। अगर वो एनीथिंग अलाउ जीरो हो गया तो वो हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन तो बना नहीं, इसलिए ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे वेक्टर्स। ओके, फॉर n ग्रेटर देन m कंडीशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेसिस। बेसिस इज बेसिकली नथिंग बट द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स दैट वी रिक्वायर टू स्पैन Rm। ओके, मान लीजिए आपके पास एक 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है और हम उसका रो एक्लन फॉर्म निकाल रहे हैं। 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स से मेरा मतलब है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 4। अगर हम उसका रो एक्लन फॉर्म निकाल रहे हैं और मान लेते हैं हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों में पाइवट पोजीशंस आ गई, तो कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4 जो हो गए वो हमारे फ्री वेरिएबल्स हो गए। ओके, तो हमें पता है कि हमें अगर R2 स्पेस को स्पैन करना है, ओके, तो हमें क्या, हमें सिर्फ दो वेक्टर की जरूरत है। जो कॉलम 1 और कॉलम 2 के वेक्टर्स है ओरिजिनल मैट्रिक्स के, से वो दो वेक्टर से ही हम स्पैन कर सकते हैं पूरा R2। तो हमें बाकी जो 3 और 4 हैं, जो फ्री वेरिएबल्स वाले कॉलम्स हैं, उसकी जरूरत है नहीं। तो बेसिकली बेसिस द मिनिमम नंबर वेक्टर्स, यहाँ पे जो पहले दो वेक्टर्स हैं दैट इज द वेक्टर्स इन कॉलम 1 कॉलम 2 दैट आर द विल फॉर्म द बेसिस। ओके, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हम आगे देखते हैं। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। ओके, डायमेंशन इज बेसिकली नथिंग बट द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द बेसिस ऑफ एच, बेसिस फॉर एच। ओके, बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं वो हो गया डायमेंशन।
नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं कि रैंक है। रैंक इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स जो हमने लिया है। मान लीजिए यहाँ पे एक 2x3 मैट्रिक्स लिया है हमने और उसे हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द ऑपरेशन R2 गोस टू R2 माइनस R1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो पाइवट पोजीशंस आ गए और एक फ्री वेरिएबल आ गया, राइट। तो हमें पता है ये दो जो हैं, ये वाले दो वेक्टर जहाँ पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आए थे दो पाइवट पोजीशंस, ये दो वेक्टर्स हमारे लिए सफिशिएंट है फॉर स्पैनिंग फॉर द स्पैन टू स्पैन दिस थिंग R2 स्पेस, ओके। सो हम क्या कर सकते हैं कि बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए में आएगा 1 1 और 0 2। अब डायमेंशन ऑफ बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए क्या हो गया, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन दिस दैट इज 2 वेक्टर्स, तो रैंक हो गया 2। सिमिलरली नलिटी की बात कर लेते हैं। नलिटी इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। हियर नल स्पेस का मतलब क्या होता है, नल स्पेस इज नथिंग बट ax इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन सेट है ना, वो हो गया नल स्पेस। उसका बेस जैसे यहाँ पे हमने a x इक्वल टू 0 किया, ओके, तो यहाँ से हमने x को सॉल्व किया, वो आ गया एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ 1 माइनस ऑफ एन 1। ये जो होगा वो कंसिस्ट करेगा नल स्पेस ऑफ ए का, ओके। अब नल स्पेस ऑफ ए आ गया, पर हमें पता है हमें मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए, तो हमें उससे मिलेगा बेसिस। तो ये सारे हैं फाइनली घुमा फिरा के क्या है, इसके स्केलर मल्टीपल्स ही है। तो ये जो ओरिजिनल ये वाला जो मैट्रिक्स है ना 1 माइनस ऑफ 1, वो हो जाएगा हमारा बेसिस। अब बेसिस ये हो गया, इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं 1, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया 1, तो इसकी नलिटी क्या हो गई 1, ओके। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके। एक चीज इससे पहले, ये जो हमने देखा था रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, तो हम रैंक क्या होता है बेसिकली नंबर ऑफ, देख कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वेक्टर्स है कॉलम स्पेस ऑफ ए के बेसिस में, राइट, तो वो क्या हो गए पाइवट पोजीशंस जितने हैं वो हो गए। तो जितने पाइवट पोजीशंस हैं वो हो गया रैंक। जो नलिटी है डेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स बेसिकली, क्योंकि ये तो पाइवट पोजीशन हो गए, बचा ये, राइट। तो जो नलिटी है वो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स के बराबर हो गया, ओके। यहाँ पे सिर्फ ये एक आ रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास दो फ्री वेरिएबल होते तो हमारे पास जो ये D1 है, ये सिर्फ D1 नहीं होता, ये शायद ये D3 और D4 के टर्म्स में भी आता, राइट। तो अगर ये पीछे वाले दो जो कॉलम्स होते अगर 2x4 मैट्रिक्स के लिए वो फ्री वेरिएबल होते तो D3 D4 के टर्म्स में भी आता, ओके। तो हमारे पास दो फ्री वेरिएबल हो जाते, दो फ्री वेरिएबल होते तो यहाँ पे जो ये वेक्टर होता, ये एक वेक्टर के दो वेक्टर होते तो नलिटी 2 होता, राइट। तो nullity is nothing but the number of free variables and rank is nothing but the number of pivot positions. Number of pivot positions plus number of free variables is nothing but equal to the total number of columns. That means rank plus nullity equal to total number of columns. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है rank plus nullity equal to total number of columns. सिंपल सी चीज है, ओके। ये आई होप आप समझ गए होंगे ना, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये फॉर्मूला कई क्वेश्चंस में आपको हेल्प कर सकता है। और इसी के साथ हम आज का वीडियो ओवर करते हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आशुतोष असवानी ट्रिपल ITN चैनल से हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।